असलकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर केमिस्ट्री 9th क्लास, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 और पेज नंबर है मेरे पास 8। तो आपको मैंने ब्रांचेस बताई थी, इसकी सारी डेफिनेशन बताई थी, स्टार्ट मैंने आपको इसका करा दिया था। अब ये आपका डिफरेंस आ गया ब्रांचेस में केमिस्ट्री की, ठीक है। पेज नंबर 8 पे विनेगर कंटेन्स 5% एसिटिक एसिड CH3COOH इज़ आ कलरलेस लिक्विड। विनेगर कहते हैं सिरके को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि विनेगर जो है ना 5% उसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और आगे फार्मूला बता रहे हैं उसका CH3COOH इज़ आ कलरलेस लिक्विड। आपको पता है सिरका आपने अगर देखा हो तो कलर नहीं होता उसका कोई भी। दैट हैज़ करैक्टरिस्टिक विनेगर लाइक स्मेल। ये वो खसूसियात हैं जैसे कि विनेगर की एक ख़ास किस्म की खुशबू। इट इज़ यूज टू फ्लेवर फूड। ये खुराक के अंदर फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज़ ऑन दिस कंपाउंड कैन हेल्प यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप अगर विनेगर को ही ले लें तो आप मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझेंगे विनेगर के ज़रिए। यानी विनेगर ले लें और इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ये सारी बात इसके बारे में की हुई है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इससे कौन कौन सी ब्रांच में ये जाकर डील होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली को, इनटू गैसियस स्टेट, गैस की शक्ल में, और सॉलिड स्टेट और ठोस शक्ल में। एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर। इसके ढांचे को समझने के लिए जो एप्लीकेशंस कहते हैं ना, जो चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, ठीक है, और जो कवानीन और थ्योरीज जो हैं वो इस पर काम करती हैं, वो सब फिज़िकल केमिस्ट्री में आती हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका ये वाला जो पोर्शन है ये फिज़िकल केमिस्ट्री में जाता है। सिंस दिस इज़ अ कार्बन कंपाउंड, अगरचे ये एक कार्बन कंपाउंड है, क्या, विनेगर। इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड स्टडी ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका की तैयारी का जो मेथड है ना, और इसके बारे में जो इसकी फ़िज़िकल स्टेट के बारे में जो स्टडीज़ करते हैं हम, ठीक है, और केमिकल करैक्टरिस्टिक्स, इसके जो खसूसियात हैं केमिकल इसके अंदर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाता है पोर्शन उसका। बट द स्टडी ऑफ इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसके एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन एलिमेंट्स, ये कंपोनेंट लफ्ज़ जो है ना, इसका मतलब होता है जुज़, ठीक है। इसके जो अज्जा हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये इसलिए है कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है एलिमेंट्स के साथ और उनके कंपाउंड्स के साथ, सिवाय कार्बन कंपाउंड्स के। हाउएवर सम कार्बन कंपाउंड्स सच एज, अच्छा वो कहते हैं कि वैसे तो ये कार्बन कंपाउंड्स को डील नहीं करती इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन चंद ऐसे कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें CO2, CO, ठीक है, मेटल्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट एसिटिक एसिड अंडरगोज इन द बॉडीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एसिटिक एसिड, क्योंकि विनेगर में जो एसिटिक एसिड पाया जाता है वो जब इंसानी जिस्म में जाता है, तो इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं और इसके क्या रिएक्शंस होते हैं इंसानी जिस्म पे, उससे क्या इंसान में तब्दीलियाँ आती हैं या क्या अच्छा उसकी सेहत पे असर पड़ता है या बुरा, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें पेज नंबर 8 पे 9th क्लास एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में लिखा हुआ है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो आपको ना इसमें से छोटे छोटे सवाल बन के आएंगे। अभी फ़िलहाल तो आप ये सारा स्टडी कर रहे हैं ना अभी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझ भी आ जाएगी कि इसके आंसर कैसे देते हैं। थ्योरीज आर टेंटेटिव,
थ्योरीज जो होती हैं ना वो आर्जी होती हैं. दे मे चेंज इफ़ दे डू नॉट एडिक्वेटली प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्व फैक्ट्स. वो तब्दील भी हो जाती हैं अगर मुनासिब, एडिक्वेटली होता है मुनासिब तौर पे, इनके बारे में जो ऑब्ज़र्व फैक्ट्स हैं ना उनकी एक्सप्लेनेशन ना दी गई हो, यानी वजाहत न की जाए. तो द वर्क ऑफ साइंटिस्ट्स हेल्प टू चेंज एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ द टाइम. वक्त के साथ साथ साइंसदान जब काम करते जाते हैं तो ये थ्योरीज जो है ना चेंज होती जाती हैं. इन 1803 में द ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन प्रेजेंटेड अ साइंटिफिक थ्योरी ऑन द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ मैटर. एक बरतानवी केमिस्ट यानी कि केमिस्ट्री का एक्सपर्ट जो था जॉन डेल्टन प्रेजेंटेड अ साइंटिफिक थ्योरी ऑन द, उसने एक साइंटिफिक थ्योरी पेश की. एग्जिस्टेंस होता है किसी चीज़ की मौजूदगी या उसका वजूद, एंड नेचर ऑफ मैटर, मैटर की नेचर यानी फितरत के ऊपर और उसके वजूद के ऊपर इसने थ्योरी पेश की. दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इस थ्योरी को डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है. मेन पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी आर एज फॉलोज. उसकी इस थ्योरी में मौजूद पोस्टुलेट्स कहते हैं दावों को, जो उसने दावे किए थे वो यहाँ मौजूद हैं. अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये आप देखेंगे कि इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है. ये जो इसके 4 दिए हुए ना पोस्टुलेट्स, इनके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डेल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी ना वो क्या थी, उसमें क्या बातें कही गई थी. नंबर 1, ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने हैं और इन्हें क्या कहते हैं? एटम. ये एटम की डेफिनेशन तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी ख़ास एलिमेंट के जो एटम होते हैं, आर आइडेंटिकल, पहचाने जा सकते हैं. दे हैव सेम मैस एंड सेम वॉल्यूम, क्योंकि वो एक ही जैसा मैस रखते हैं और सेम वॉल्यूम रखते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज. केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स को कंबाइन किया जा सकता है, यानी जोड़ा जा सकता है, उन्हें अलग किया जा सकता है और उन्हें दोबारा नए सिरे से तरतीब दी जा सकती है. दे कंबाइन इन सिंपल रेशोज़, वो सादा रेशोज़ में कंबाइन होते हैं. एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एटम ना ही तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही इन्हें तबाह किया जा सकता है. डेल्टन वॉज एबल टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स दैट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम हैड obtained in their experiments. Dalton was able to explain quantitative results that scientists of his time had obtained in their experiments. डेल्टन इस काबिल हो गया था कि वो एक्सप्लेन कर सके मिकदारी रिज़ल्ट के साइंसदान उसके वक्त के जो अपने तजर्बात के ज़रिए साबित नहीं कर सके थे. ही नाइसली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस. उसने बड़े अच्छे तरीके से केमिकल कम्बिनेशंस का कानून वाजिया कर दिया. हिज ब्रिलियंट वर्क बिकेम द मेन स्टिमुलस फॉर द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ द केमिस्ट्री ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. 19वीं सदी के दौरान उसका ये जो ब्रिलियंट वर्क था, यानी बेहतरीन काम जो उसने किया था, ये एक मुहर्रिक बन गया. स्टिमुलस होता है मुहर्रिक, किसी चीज़ में तब्दीली लाने वाला. फॉर द रैपिड प्रोग्रेस, बहुत तेज़ तरक्की की केमिस्ट्री ने इस 19वीं सदी में. हाउ एवर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वर परफॉर्म्ड इन 1850s, 1850 में जो के तजर्बात किए गए, एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एटम इज़ डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. 1850 में के इब्तदाई दौर में जो से लेकर 20वीं सदी तक जो के
तजर्बात किए गए, उनके नतीजे में ये बात सामने आई कि एटम जो है ना वो डिविजिबल है, तकसीम हो सकता है और मुश्तमिल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स मज़ीद आगे एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। आल्सो द एटम ऑफ एन एलिमेंट में डिफर इन मैसेज, एटम के एलिमेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं मैसेज के लिहाज से। सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, इस तरह के जो एटम होते हैं वो आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक है, जिनके मैसेज डिफरेंट होते हैं। थस सम ऑफ द postulates of the Dalton's atomic theory were found defective and were changed। अब क्या हुआ कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पहले तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई, बहुत ज़्यादा उसको सराहा गया, लेकिन बाद के वाक़यात ने ये साबित किया कि, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही इस बॉक्स को शुरू करते हुए बताया था कि तजर्बात करते करते ना साइंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर बदलते लम्हे के साथ नए से नई इजादात होती हैं और पहले वाली थ्योरीज गलत भी साबित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या हुआ कि इसमें भी कुछ डिफेक्ट निकले, कुछ ख़राबियाँ निकली डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। आगे आपका नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 9 पे हमारा वही वाला टॉपिक फिर से शुरू हो जाएगा जो कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। तो बॉक्स पढ़ने की वजह से मैं इसको नेक्स्ट अब पढ़ रही हूँ। इसका 5 पॉइंट आ जाता है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन द लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वो कहते हैं कि इसकी अंदर जो टेक्नोलॉजी और जदीद तरीके एसिटिक एसिड के ऊपर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ब्रांच में आते हैं। द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस और न्यूट्रॉन्स ऑन दिस कंपाउंड और इट्स कंपोनेंट्स एलिमेंट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के ऊपर के जो असरात होते हैं और न्यूट्रॉन कंपाउंड के, ठीक है, और इसके अलावा कंपोनेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं। द स्टडी ऑफ एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड और द कंपाउंड्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट, यानी कि इस कंपाउंड के ऊपर भी जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो स्टडी की जाती है, और इसके अलावा इस कंपाउंड के अंदर से जो कंपाउंड्स निकलते हैं वो भी उसमें शामिल है। ऑन द ह्यूमन इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आते हैं जिसमें कि इंसान पर भी इनके असरात शामिल हैं। द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डिटरमाइन इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, वो मेथड और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि इस्तेमाल होते हैं नतीजे निकालने के लिए, जिसमें कि परसेंटेज वगैरह निकालनी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आ जाते हैं, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सवाल कि विनीगर के ऊपर अगर आप विनीगर को ले लें और उसके बारे में बात करें तो आपको पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच विनीगर के किस वाले पोर्शन के साथ मैच करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिटेल में आपको आएगा और आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एग्जाम्पल 1.1, आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने कि पहले तो विनीगर के बारे में डिस्कस किया है, तो अब वो आपको ख़ुद सिचुएशन देंगे और पूछेंगे कि ये वाली जो चीज़ है ये कौन सी ब्रांच में फ़िट होती है, तो आप इसके आंसर देंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पे है फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस जो प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में, ठीक है, और क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी में, ठीक है, यानी कि पौधे जो अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो ये वाला अमल जो है वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच में आता है? इसका सोल्यूशन इसके साथ ही लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में ये आता है। सिंस फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि पौधों में
लिविंग ऑर्गेनिज्म होने की वजह से उभरता है या नुमायाँ होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है जो उन्होंने साथ ही दी हुई है। प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब नंबर 2 पे जो पॉइंट आ रहा है इसका सोल्यूशन नीचे ही साथ ही दिया हुआ इसी पेज पे। तो नंबर 2 पे आप देखेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये, सिंस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसीलिए ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जाएगा। नंबर 3 पे है हैबर्स प्रोसेस कन्वर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया NH3, ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, और तो इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सिंस लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जाएगा क्योंकि जितनी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, पैदावार को कहते हैं प्रोडक्शन किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, सब्सटेंस चीज़ों को कहते हैं, इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट का आंसर है ये 4 का, अमोनिया इज़ द कलरलेस गैस विद पंजेंट इरिटेटिंग ऑडर, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया जो है ना वो एक बेरंग गैस है जो कि बहुत तेज़ किस्म का तंग इरिटेटिंग होता है ना, कि बर्दाश्त ना होने वाली जिसकी स्मेल होती है, और ये हाईली सॉल्युबल का मतलब ये है कि फटाफट पानी में मिक्स होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो अमोनिया का नंबर है 4। तो देखते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिंस इट डील्स विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ डील कर रहा है। नेक्स्ट है नंबर 5 पे, आ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसको अभी इसका आंसर देखे बगैर ही पता लग जाता है कि जब कोई परसेंटेज वगैरह चेक करे तो वो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाती है चीज़। ठीक है, सिंस इट डील विद एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड के बारे में एनालिसिस निकाले जा रहे हैं, वेदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो अपनी नेचर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका 6 नंबर पे, एन एनालिस्ट डिटरमाइंस दैट NO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन कहते हैं तेज़ाबी बारिश को। तो एक एनालिस्ट जो है वो नतीजा निकालता है कि NO2 जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। तो इसका आपका नंबर बनता है 6। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सिंस एसिड रेन इज़ एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, वो कहते हैं सीधा सीधा एसिड रेन का मसला इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में आप डाल देंगे। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में नंबर 7 पे है कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, सिंस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में आती है। 8 नंबर पे है ए पार्टिकल्स, जिसमें ये आगे लिखा हुआ है He++ व्हेन बम्बार्ड ऑन नाइट्रोजन एटम अ प्रोटॉन इज एमिटेड। नंबर 8 पे आंसर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, सिंस न्यूक्लियर चेंज कैन एमिट प्रोटॉन्स, क्योंकि एक न्यूक्लियर चेंज ही प्रोटॉन्स को एमिट कर सकता है। यहाँ पे आपका पेज नंबर 9 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 10 पे। तो इसमें क्या है, सेल्फ असेसमेंट है आपकी, एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के हवाले से आप केमिस्ट्री की ब्रांच बताएंगे। हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैरेटिन्स विच आर प्रेजेंट इन
nails and wool. Protein contain chains of C atoms. ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच में आएगा? बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में आएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरे नंबर पर आता है एसिटिलीन इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये कौन सी केमिस्ट्री होती है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, सिंस इट डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये डिटेल मैं आपको खुद बता रही हूँ, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएं। वाइट लेड इज़ अ पिगमेंट यूज्ड बाय आर्टिस्ट्स फॉर सेंचुरीज। द मेटल पीबी इज़ इन द कंपाउंड। वाइट लेड जो होता है ना, वो एक पिगमेंट होता है जो कि आर्टिस्ट यूज़ करते हैं और सेंचुरीज से यूज़ करते आ रहे हैं। तो द मेटल पीबी इज़ द कंपाउंड। मेटल इसमें एक होता है पीबी जो कि कंपाउंड है, इज़ एक्सट्रैक्टेड जो कि निकाला जाता है फ्रॉम इट्स और कहते हैं किसी भी चीज़ की खाम शक्ल को। ठीक है, गैलीना से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी ब्रांच में डील करता है? ये आपकी कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सिंस इट डील्स विथ एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फिर नंबर 5 पे आता है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। गैसेस जो है ना वो कंप्रेस्ड होती हैं अप्लाइंग प्रेशर से। ठीक है, तो ये कौन सी केमिस्ट्री आती है? फिजिकल केमिस्ट्री। मीट, मिल्क एंड एग्स कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। गोश्त, दूध और अंडे जो हैं वो एक लॉन्ग चेन रखते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। तो ये कौन सी केमिस्ट्री है? बायोकेमिस्ट्री। एलिमेंट रेडियम डिकेज बाय emitting A particles and is converted into another element, radium। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। फिर है कैलोरीमीटर इज़ अ डिवाइस। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट, जो कि हीट की अमाउंट को मेजर करता है। आ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स ऑन हीटिंग और एमिट्स ऑन कूलिंग। एक सब्सटेंस जो है जो एब्जॉर्व करता है हीटिंग को, यानी कि हीट हरारत को कहते हैं, और एमिट्स और बाहर निकालता है ऑन कूलिंग, ठंडक। तो ये कौन सी है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, पेज नंबर 10 है मेरे पास और इसमें एक साइड बॉक्स है, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। वर्ल्ड इज़ कम्पोज ऑफ अ फ्यू मोर देन 100 एलिमेंट्स। दुनिया जो है वो 100 से ज़ायद एलिमेंट्स से मिलके बनी है। ठीक है, एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो सब्सटेंसेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, दैट मेक अप ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये आपने इग्नोर नहीं करने हैं, ये बॉक्सेस जो है ना इनमें से MCQs बनते हैं। दिस मीन्स एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इस कायनात में। द सेम एलिमेंट्स दैट मेक अप अर्थ आल्सो मेक अप मून। वही एलिमेंट्स जो कि अर्थ बनाते हैं वही मून को भी बनाते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड रिवील्स दैट, एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन फिज़िकल वर्ल्ड की अगर देखी जाए तो इससे पता चलता है कि दैट मैटर यूजुअली अकर एज मिक्सचर्स। कि मैटर जो है ना वो आम तौर पर मिक्सचर्स की शक्ल में नुमायाँ होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दीज मिक्सचर्स आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बहुत सारे मिक्सचर्स इनमें से एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। अब एलिमेंट और कंपाउंड और सब्सटेंसेस की डेफिनेशन ना आपके नेक्स्ट पेज पे आ रही हैं, तो वो वहाँ से मैं आपको भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ दीज मिक्सचर्स आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। इनमें से बहुत से कंपाउंड्स और इनके मिक्सचर जो हैं और एलिमेंट और कंपाउंड जो है ना वो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। ओनली नोबल गैसेस exist as monoatomic molecules. Other substances exist as polyatomic molecules.
एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऑल एग्जिस्टिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। सिर्फ नोबल गैसें एक एटमी मॉलिक्यूल के तौर पर मौजूद हैं, दीगर मादे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के तौर पर मौजूद हैं। हवा जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मजमुआ है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद हैं ये सब। फॉर इंस्टेंस O2, N2, CO2, H2O, ठीक है, ये सारे के सारे हवा में मौजूद जो गैसें हैं उनके बारे में बता रहे हैं। एंड द नोबल गैसेज, और इसके अलावा नोबल गैसेज भी मौजूद हैं, ठीक है। वाटर अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कवर 70% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट आल्सो फिल्स द एम्प्टी अंडर द अर्थ। पानी 70% ज़मीन के क्रस्ट को कवर करता है, ठीक है, और इट आल्सो फिल्स द, और ये भरता है खाली जगह ज़मीन की, ठीक है। रॉक्स एंड द अर्थ आर मिक्सचर ऑफ न्यूमरस कंपाउंड्स। चट्टाने और ज़मीन बहुत सी न्यूमरस होता है ना, कई किस्मों के कंपाउंड्स का मिक्सचर है, ठीक है। क्ले एंड सैंड, क्ले और सैंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ एटम्स कॉल्ड गेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्ले और सैंड जो होती है ना वो गेंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जिनसे मतलब एटम्स की ना एक चेन होती है, उसके अंदर एटम्स की चेन बनी होती है उसमें, यानी एटम चेन की शक्ल में पाए जाते हैं, और इनको कहते हैं गेंट मॉलिक्यूल्स। पेट्रोलियम एंड कॉयल, पेट्रोलियम और कोयला, दैट आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आल्सो कंटेन हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। इनमें हज़ारों और सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स पाए जाते हैं पेट्रोलियम और कॉयल में, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। लिविंग थिंग्स contain thousands of different substances such as carbohydrates, proteins, fats, lipids, DNA और RNA वगैरह, ठीक है। फैट्स और ये लिपिड्स वगैरह जो है ना, चर्बी को ही कहते हैं, चिकनाई और चर्बी को। ऑल दिस सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। ये सब के सब जो सब्सटेंसेस हैं ये अपनी फितरत के हिसाब से मॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है। ये तमाम जो हैं मॉलिक्यूलर होते हैं। अब नेक्स्ट पे आप आएंगे बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। पेज नंबर मेरे पास बेटा है 10। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन यूज टू अंडरस्टैंड मैटर आर गिवन बिलो। मैटर को समझने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा कि आप लोग जब 9th क्लास के फाइनल पेपर देंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो आप लोगों को इसमें तरह तरह के इसमें से लाइंस जो इसमें दी हुई है ना, इनसे इन्हीं को घुमा फिरा के इसमें से MCQs पूछे जाते हैं। और 9th और 10th में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम MCQs के हवाले से बच्चों को आती है कि वो ऐसे चेंज करके पूछे जाते हैं कि समझ नहीं आ रहे होते बच्चों को, ठीक है। वही बच्चे समझ सकते हैं जो ये वो तमाम सारे जो इसकी थ्योरी दी हुई है ना, ये आप ध्यान से चैप्टर रीडिंग ध्यान से करेंगे, ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस इज़ कॉल्ड मैटर। तो ये क्या हुआ, मैटर की डेफिनेशन आपकी आ गई सीधी सीधी। तो ये आपने लाजमी एक लाइन की याद करनी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफाइन मैटर, इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं। एनी मैटर दैट हैज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफर फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर काइंड ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस को समझिए। मैटर तो हो गया नहीं जी कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वो मैटर हो गई, लेकिन मैटर के अंदर अगर किसी की जो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात जो होती हैं ना किसी चीज़ की खासियतें, जैसे सिरके की खासियत मुख्तलिफ है, ठीक है, और नमक की कुछ और ख़ासियत है, तो वो कहते हैं कि सब्सटेंस क्या होते हैं, हर एक अपनी, अब नमक और शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, अलग अलग उनकी जायके हैं, अलग अलग उनके खुसूसियात हैं। तो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि सब्सटेंस हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी खुसूसियात दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, कॉमन सॉल्ट आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। ये उन्होंने आगे मिसाल में भी आपको बता दिया कि ऑक्सीजन अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है, कहलाते तो सब के सब दुनिया में जो चीज़ें जगह घेरती हैं वो मैटर कहलाती हैं, लेकिन उनके अंदर जो खुसूसियात हैं उसकी वजह से हम उनको पहचानते हैं ना, वरना तो हम किसी चीज़ को पहचान ही ना सकते। अगर उनमें कोई चेंज चीज़ ना होती तो इंसान इनको पहचान कैसे करता। तो खुसूसियात, इनकी करैक्टरिस्टिक्स वो चीज़ हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ में फ़र्क करते हैं। तो
तो ये आपकी सब्सटेंस की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। और आगे ये आपकी ना नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 11 पे, तो आप पढ़ेंगे अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ये एलिमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। एक सब्सटेंस जो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो सकता दूसरे सादा सब्सटेंस में, वो एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल substances like oxygen, hydrogen, iron, copper, aluminium etc. are elements। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आगे सब्सटेंसेस में भी आगे जो है ना उनकी अपनी अपनी खुसूसियात के हिसाब से उनकी शक्लें भी हैं। तो जो अपनी शक्ल ना बदले ना और अपनी ठोस शक्ल में कायम रहे, जिसको तब्दील ना किया जा सके, वो सब्सटेंस जो होते हैं एलिमेंट कहलाते हैं मिसाल के तौर पे। और ये एलिमेंट की डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लें, और व्हाट इज़ एन एलिमेंट का आंसर भी है, ठीक है। मिसाल उन्होंने दी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो है ना वो एलिमेंट हैं। एन एलिमेंट इज़ नाउ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज ऑल द एटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट अब डिफ़ाइन किया जा सकता है सब्सटेंस के तौर पे क्यों, जिसके एटम सेम एटॉमिक नंबर, मैंने ये आपको 8th में सारा पढ़ाया हुआ है। आप इसमें 8th क्लास के जो लेक्चर थे जिसमें मैंने डिटेल से ये सारी चीज़ें आपको कराई थी, एटॉमिक नंबर वगैरह, वो आप कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं मेरी 8th क्लास की प्लेलिस्ट में से, ठीक है। और 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें नहीं पता है इस बारे में कि मैंने साइंस 8th क्लास की डिटेल से पढ़ाई हुई है, उसकी आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अगर आप जाएँ ना स्टार सेंटर पे, और ये सेंटर CENTRE वाला सेंटर है, ठीक है। तो आप इस पर जाएंगे तो आपको हर 8th क्लास की बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई है हर चीज़। तो आपको 6 के भी कुछ लेक्चर मिलेंगे, तो आप इसमें प्लेलिस्ट ढूंढ लिया करें, मैंने हर चीज़ की ना प्लेलिस्ट डाली हुई है। तो अब मैं 9th क्लास को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 9th क्लास अब आप अपना फिर से कंटिन्यू करेंगे आगे कि अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड जो है ना वो एक प्योर सब्सटेंस है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रपोर्शंस बाय नेचुरल फोर्सेस कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। कंपाउंड कहते हैं मुरक्कब को। तो वो कहते हैं कि एक मुरक्कब एक ख़ास मादा है या 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर पर जो मुश्तमिल होता है और जो कुदरती क़ुव्वतों के ज़रिए मुकर्ररा तनासुब में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जिन्हें केमिकल बॉन्ड्स या कीमियाई बॉन्ड्स कहते हैं। ये व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड जो होती हैं ना, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है, जिनसे वो बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा आर कंपाउंड्स, ठीक है। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो हैं ये सब कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं ना इनकी हर जगह पे यकसा साख्त होती है, साख्त को कहते हैं, ठीक है, कंपोजिशन। एन impure substance that contains 2 or more pure substances that retain their individual chemical characteristics is called a mixture। एन impure से मुराद हुई ना कि जो प्योर नहीं होता, खालिस नहीं होता, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस जिसके अंदर मौजूद हों, दैट रिटेन जो कि रखते हों देयर इंडिविजुअल केमिकल करैक्टरिस्टिक्स, अपनी ज़ाती अपने खुद के केमिकल करैक्टरिस्टिक्स रखते हों, खसूसियात रखते हों, इस कॉल्ड अ मिक्सचर। तो ये मिक्सचर कहलाएगा। अ मिक्सचर, ये मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई आपकी, ठीक है। ये सारा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस के वाले से। अ मिक्सचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस बाय अ फिजिकल मेथड। एक मिक्सचर कन्वर्ट किया जा सकता है 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस में किसी भी फिजिकल मेथड के ज़रिए। एग्जांपल्स ऑफ मिक्सर्स आर, मिक्सर की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? एयर, वाटर कंटेनिंग डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, टेबल साल्ट डिज़ोल्व्स इन वाटर, salt plus sand etc. A mixture that consists of 2 or more visibly different compound is called a heterogeneous mixture। अब ये यहाँ पे heterogeneous mixture की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। इन सबको आपने हाईलाइट करते जाना है। मिक्सचर की एग्जांपल ये दे रहे हैं कि मिक्सचर की एग्जांपल्स हैं कि नमक, ठीक है,
फिर टेबल सॉल्ट यानी टेबल सॉल्ट इसमें आ जाता है। फिर नमक और रेत का मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर पानी में हलशुदा ऑक्सीजन, ठीक है, पानी में कौन कौन सी चीज़ें, नमक पानी में बड़ी आसानी से हल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मिक्सचर की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं जो यहाँ पे ये दे रहे हैं, ठीक है। विजिबली से मुराद होता है कि वाज़िया तौर पर दिखाई देने वाले। तो यहाँ पे एक बात ये हो रही थी कि ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से ज़्यादा वाज़िया तौर पर मुख्तलिफ अज्जा जिसमें शामिल हों, वो कौन सा कहलाता है जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड प्लस सॉल्ट, मिसाल के तौर पर सैंड यानी रेत और सॉल्ट। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरता हुआ तेल। अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब पहले तो दो या दो से ज़्यादा का था ना, फिर अब वो कहते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर जो सिर्फ एक ही दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, जो सिर्फ एक ही फेज़ पर मुश्तमिल हो, वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन आ गई आपकी, और इसकी एग्जांपल के तौर पे आपके साथ ही जो भी डेफिनेशन देंगे उसकी एग्जांपल लिखनी बहुत ज़रूरी होंगी, इसलिए आप इसकी एग्जांपल देंगे। शुगर मिक्सड इन वाटर, जैसे चीनी का पानी में हल होना। सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, पानी का के अंदर नमक का हल हो जाना। ये आप इसको यूँ समझ लें कि जो आपका पहले वाला था ना हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में चीज़ ऊपर वाज़िया तैरती हुई नज़र आती है, जैसे पानी में ना तेल ऊपर नज़र आता है, वो उसके अंदर गुम नहीं हो जाता है, ठीक है, वो अलग नज़र आ जाता है कि इस पानी में तेल मिक्स हुआ है, ठीक है। ऑयल अलग आपको नज़र आ रहा होगा और पानी भी होगा, और वो फिर मिक्सचर भी है, मिक्स भी किया हुआ है। तो जबकि दूसरी वाली किस्म जो है होमोजीनियस में चीज़ पूरी मुकम्मल तौर पे हल होकर उसमें गायब हो जाती है। जैसे कि शुगर है, तो शुगर अपनी असली शक्ल खो देती है, जब आप उसको हल कर देते हैं तो वो मिक्सचर तो बन जाता है, लेकिन उस मिक्सचर में अब चीनी की शक्ल नहीं नज़र आएगी कि कहाँ पे है, या नमक नहीं नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के तमाम डिफरेंसेस भी इसी में से निकलेंगे, और इसकी डेफिनेशन भी आपकी इसमें है और इसकी एग्जांपल्स भी इसमें हैं। तो आपकी बुक में ऐसी बेहतरीन बुक बनी हुई है कि इसमें सब कुछ मौजूद है, तो आपको किसी किस्म के नोट्स या कोई चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को ही तैयार कर लें तो बहुत अच्छा आपके लिए, ठीक है। In fact, the entire physical world is made up of mixture of elements and compounds. Most of its components are made of molecules. दर हकीकत इंटायर फिज़िकल वर्ल्ड, जो पूरी फिज़िकल दुनिया है जो कि हमें दिखाई देती है दुनिया, इज़ मेड अप ऑफ, बनी हुई है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स के मिक्सचर से बनी हुई है, एंड कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मिक्सचर के साथ बनी हुई है। मोस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स जो हैं आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं नए स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बताती चलूँ कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ होता है। जैसे पानी है ना, तो H2O जो है वो उसका मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ये चीज़ होती है, आप इसको अभी से समझ लें, क्योंकि आप जब बार बार इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो आपको ये फिर इरिटेट करेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ है। एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, ये सब हम 8th क्लास में अच्छी तरह पढ़ के भी आए हुए हैं, तो अब यही वही फर्दर आगे चलेगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नॉन एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर की आपकी बेहतरीन डेफिनेशन आ गई कि वो नंबर जो प्रोटॉन्स की तादाद को किसी एटम के न्यूक्लियस में शो करवाता है, प्रोटॉन की तादाद को, ठीक है, तो वो एटॉमिक नंबर उसका कहलाता है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ ओनली वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ H एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम में ना के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, देयरफॉर इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 1, इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 1 है। ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तमाम एटम्स जो कि गिवन होते हैं, ठीक है, गिवन एलिमेंट्स के से बनते हैं, हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनके तमाम के प्रोटॉन्स के नंबर एक ही होते हैं, एंड देयरफॉर, और इसी वजह से द सेम एटॉमिक नंबर, तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये आपने हाईलाइट कर लेना, और यही इसकी डेफिनेशन है और यही इसका शॉर्ट आंसर भी बनता है। डू यू थिंक एटॉमिक नंबर ऑफ He इज़ 2, ठीक है, He कहते हैं ना हीलियम को, तो एटॉमिक नंबर ये बने भी हुए हैं बॉक्स में, आप देखेंगे, ठीक है,
इसमें एटॉमिक नंबर भी आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोटॉन की तादाद इन्होंने दी हुई है। प्रोटॉन देखें इसमें 2 हैं, ये जो येलो सा बॉक्स बना हुआ है। व्हाट इज़ द मैस नंबर ऑफ सी एटॉमिक एटम, ठीक है, सी एटम तीसरे नंबर पे यहाँ पे बना हुआ है, तो वो पूछते हैं कि इसका मैस नंबर क्या होगा। अब मैस नंबर की डेफिनेशन आएगी आपकी, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज़ नॉन एज इट्स मैस नंबर, ठीक है। एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन तो पहले हमने बता दिया ना आपको कि एटॉमिक नंबर किसी ने आपसे पूछा तो आपने प्रोटॉन की तादाद देखनी है, ठीक है। तो जब आपसे कोई पूछे कि इसका मैस नंबर बताएं, जगह जगह आपको मैस नंबर आता है, ठीक है, आगे आप इक्वेशंस इसकी सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इसका मैस नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैस नंबर क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम के दोनों की तादाद आपने बतानी होती है। सम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कुछ एटम जो हैं उनके एलिमेंट्स डिफरेंट नंबर रखते हैं प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ऐसे एटम जो कि न्यूट्रॉन्स की डिफरेंट नंबर रखते हों वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप इन सेक्शन 2.2। ये आगे जाके वो कहते हैं हम इसको आइसोटोप्स को ना डिस्कस करेंगे डिटेल में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैस नंबर में से ना एटॉमिक नंबर अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके लिए इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है 1.2, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। इस इक्वेशन में ये आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ना नंबर एक एटम के अंदर मौजूद निकालने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 17, उन्होंने एटॉमिक नंबर आपको दे दिया कि वो तो 17 हैं। एंड मैस नंबर, और मैस नंबर वो क्या दे रहे हैं 35। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। ये एक छोटी सी सिंपल सी बात उन्होंने पूछी हुई आपसे और ये आपको आ सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, क्या तरीक़ेकार आप करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं ना वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। मैंने अभी पहले ही आपको बताया है कि सबसे पहले आप हमेशा याद रखें कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन के नंबर एक ही बात है, ठीक है। और वो क्या है, वो 17 है, ठीक है। और मैस नंबर उन्होंने आपको 35 दिया हुआ है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैस नंबर यानी कि 35 में से ना एटॉमिक नंबर 17 माइनस कर देंगे। तो आप 35 में से 17 माइनस करेंगे ना तो आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 17 और 18 को प्लस करके 35 बनता है। तो आपके पास बड़ी आसानी से न्यूट्रॉन का नंबर निकल आएगा। न्यूट्रॉन निकालने वो कहते हैं कि थोड़े से मुश्किल होते हैं, प्रोटॉन उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी और सिंपल सी इन्होंने इक्वेशन हल करके दी हुई है, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, गौर कर लेना इसके ऊपर, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, इसको कहते हैं RAM और AMU, ठीक है। ये अक्सर शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक masses केम फ्रॉम द वर्क ऑफ डाल्टन।